हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सब इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। ऑप्शन नंबर ए खिलाफत आंदोलन की, ऑप्शन नंबर बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, ऑप्शन नंबर सी है विदेशी आंदोलन की, ऑप्शन नंबर डी है असहकार आंदोलन की। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खिलाफत आंदोलन की। ठीक है। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थी। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे मनमाना कर लगा देते थे। ठीक है। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन में अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे के में जो है समा गए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है झांसी, ऑप्शन नंबर सी है मेरठ, ऑप्शन नंबर डी है कानपुर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो 43 का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरठ से। ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है 10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से जो है इनकार कर दिया था तथा जो है खुलेआम बगावत कर दी। ठीक है। तो कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बिना साम्राज्य का सम्राट था, ऑप्शन नंबर बी है इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर सी है हसन अस्कारी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ऑप्शन नंबर डी है वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बहादुर शाह जफर के बारे में यह सही नहीं है कि वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। बाकी 3 आंसर जो है उसका सही था। ठीक है। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उसकी अन्य संपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपये जो है पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने। ठीक है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए है शाह आलम प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी है बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर डी है जहांदार शाह। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोहम्मद शाह। फ्रेंड्स, ये जितने भी सारे प्रश्न हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा। ये जो है यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जो हर बार हर एग्जाम में जो है रिपीटेड होते रहते हैं, तो इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी है इस्लाम शाह सूरी। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी ने। ठीक है। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खां जिसका नाम शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की और उसके बाद 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि जो है
उपाधि धारण की तथा अपने नाम को खोतवा पढ़वाया और जो है सिक्का चलवाया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? ऑप्शन नंबर ए है गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी है चालुक्य वंश, ऑप्शन नंबर सी है कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश ने जो है भारत से बाहर तक जो है अपनी साम्राज्य की सीमाएं जो है फैलाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है मदुरै, ऑप्शन नंबर बी है ताम्रलिप्पि, ऑप्शन नंबर सी है तोंडी, ऑप्शन नंबर डी है अरिकामेडू। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरिकामेडू की खुदाई से ये प्राप्त हुआ था कि भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, अरिकामेडू पूर्वी तट पर पांडिचेरी से 3 किलोमीटर जो है दक्षिण कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन नंबर ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन नंबर बी है सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी है सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन नंबर डी है सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। ठीक है, अकबर के समान धर्म सहिष्णु और एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ठीक है, उसने संस्कृत की अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, इतना जो है इसके बारे में जान लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? ऑप्शन नंबर ए है बहादुर शाह प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी है जहांदार शाह ने, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद शाह ने, ऑप्शन नंबर डी है अकबर द्वितीय ने। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, 1707 ईस्वी में अंग्रेज की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम, जिसे शाह आलम वीर बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जो है सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 ईस्वी की अवधि तक जो है शासन किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा में, ऑप्शन नंबर बी है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर सी है झांसी में, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। ठीक है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। तानसेन जो है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। ठीक है, इसका मूल नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, तानसेन का मूल नाम जो है रामतनु पांडे था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा भाट क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहाँ से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है प्रदान की थी। अकबर ने जो है तानसेन को कौन सा उपाधि दिया था? तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है प्रदान की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन नंबर बी कालिंजर में, ऑप्शन नंबर सी रोहतास में, ऑप्शन नंबर डी सासाराम में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी कालिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? जो है कालिंजर में। कालिंजर विजय के दौरान जो है जब शेरशाह सूरी के सैनिकों रुक्काने से गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला जो है दुर्ग की दीवार से टकरा कर वहाँ गिर गया, जहाँ बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। ठीक है, शेरशाह वहाँ से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया किंतु यही जीत शेरशाह के लिए जो है अंतिम हो गई थी। तो जो है कालिंजर में जो है उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न को उनके कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, ऑप्शन नंबर 2 है मुबारक खान, ऑप्शन नंबर 3 है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर 4 है आलम शाह। ठीक है, तो इसे बताना है कि जो है क्रमबद्ध तरीके से कौन से शासन किए। तो रुकनुद्दीन जो है 1236 ईस्वी में 1236 में, और मुबारक खान जो है 1316 में। ठीक है, 1316 में। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 में। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 में, और आलम शाह जो है 1445 में। ठीक है, रुकनुद्दीन जो है 1236 में। बारह सौ छत्तीस 1316 और 1351। ठीक है, और उसके बाद जो है 1445। ठीक है, तो क्रमबद्ध तरीके से कौन आ जाएगा? तो आ जाएगा पहला 1, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रुकनुद्दीन जो है 1236 में जो है अपना साम्राज्य संभाला था। मुबारक खान जो है 1316 में, और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में, और आलम शाह जो है 1445 में। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 जो है ये क्रमबद्ध तरीके से हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है खारवेल, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खारवेल। ठीक है, हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वो खारवेल शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। ठीक है, ये हाथी गुम्फा कहाँ पर स्थित है? तो हाथी गुम्फा जो है उदयगिरी पर्वत पर, उदयगिरी पर्वत पर। ठीक है, उदयगिरी पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये चारों लेखक हैं, किस किस क्षेत्र से थे इसको बताना है। विशाखदत्त, बराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त, और चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान, गणित। तो कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा? तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। विशाखदत्त जो थे वो नाटक के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? विशाखदत्त जो है नाटक के लिए प्रसिद्ध थे। और बराहमिहिर जो है, देखिए विशाखदत्त जो है नाटक के लिए, और बराहमिहिर जो है खगोल विज्ञान के लिए, और ब्रह्मगुप्त जो है चरक जो है चिकित्सा के लिए, और डी ब्रह्मगुप्त जो है गणित के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंध घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर 2 है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। ऑप्शन नंबर 3 है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि किंतु सिंधु घाटी के लोग इस पक्ष को जानते थे। तो कौन सा इसमें कूट सही हो जाएगा? तो सही कूट केवल जो है इसमें ए सही है। ठीक है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण जिसे हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों में इनके उपयोग का जो है कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी किसके शासनकाल में? ऑप्शन नंबर ए है गुप्त प्रशासन में, ऑप्शन नंबर बी है चोल प्रशासन में, ऑप्शन नंबर सी है विजयनगर प्रशासन में, ऑप्शन नंबर डी है मराठा प्रशासन में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठा प्रशासन में। ठीक है, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की जो है मंत्रिपरिषद रहती थी। शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश जो है शामिल थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है दारा शिको, ऑप्शन नंबर बी है फैजी, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन नंबर डी है ताजुल माली। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ताजुल माली। ठीक है, अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी में अनुवाद जो है मुफर्री अल कुबूल के नाम से ताजुल माली द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो ऑप्शन नंबर ए है आसफ खां, ऑप्शन नंबर बी है मुनीब खां, ऑप्शन नंबर सी है मुजफ्फर खां तुर्बती, ऑप्शन नंबर डी है राजा टोडरमल। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुजफ्फर खां तुर्बती जो है अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला जो है प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन नंबर ए 8 मंत्री, ऑप्शन नंबर बी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन नंबर सी 8 महान सेनापति, ऑप्शन नंबर डी 8 परामर्शदाता। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 तेलुगु कवि थे कृष्णदेव राय के दरबार में, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है माया, एजटेक, मुइस्का, इंका, ऑप्शन नंबर बी है माया, मुइस्का, इंका, एजटेक, ऑप्शन नंबर सी है एजटेक, मुइस्का, माया, इंका, ऑप्शन नंबर डी है एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नंबर डी। ठीक है, एजटेक, उसके बाद माया, उसके बाद मुइस्का, उसके बाद इंका। ठीक है, एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला और उत्तरी जो है कोस्टारिका तक इसका क्षेत्र जो है शामिल था। ठीक है,
तो इसका कौन सा सही क्रम हो जाएगा? तो एजिटेक हो जाएगा, फिर माया हो जाएगा, फिर मुइस्का हो जाएगा, फिर इंका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, ऑप्शन नंबर ए है उत्बी, ऑप्शन नंबर बी है नारीजी, ऑप्शन नंबर सी है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी है फैजी। किसके निर्देशन में हुआ ये पूछा है। ठीक है, तो प्रश्न पे भी ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद जो है फारसी में किया गया था। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में नकीब खां बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। ठीक है, अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने जो है कालिया दमन का फारसी में जो है अनुवाद किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है दीवान ए मुस्त खराज, ऑप्शन नंबर बी है दीवान ए अमीर कोही, ऑप्शन नंबर सी है दीवान ए खैरात, ऑप्शन नंबर डी है दीवान ए रियासत। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा डी, दीवान ए रियासत जो है, दीवान ए रियासत जो है बलबन का नहीं है बल्कि किसका है? ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवान ए रियासत किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और बाकी सब जो है दीवान ए मुस्तकराज, अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक और दीवान ए रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत जो है क्या था? जो है ये बाजार नियंत्रण विभाग था। क्या था? बाजार नियंत्रण विभाग। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसी को जो है दीवान ए रियासत कहा जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी है प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नहीं, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रवरसेन प्रथम ने किया था। ठीक है, कौन किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक है, वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। ठीक है, कहाँ का ये शासक था? वाकाटक शासक था। ठीक है, प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की जो है रचना की। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज के 25 प्रश्न? बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। फिर इसी तरह से अगले भाग में जो है फिर 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला आएगी जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।